हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज मेरा ये सेकेंड अध्याय है, सेकेंड चैप्टर है इतिहास का। और मैंने पिछले कई सारे लेक्चर में इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को जिक्र किया हूं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये बिहार बोर्ड के लिए वो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतिहास का ये सेकेंड चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th। ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। सबसे पहला बात कि हम इस चैप्टर में ही जानेंगे समाजवाद और साम्यवाद के बारे में कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद का उदय कैसे हुआ था, और समाजवाद और साम्यवाद जो शब्द है, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात कि हम समाजवाद का अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर समाजवाद होता क्या है। लिखा है समाजवाद, ठीक है। समाजवाद इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है। आइए हम समाजवाद को समझते हैं कि आखिर समाजवाद क्या होता है। सबसे पहला बात कि जो समाजवाद शब्द है, इस समाजवाद का अर्थ होता है समझना कि यह एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके तहत जो समाज में लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोगों के साथ, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं समाज में, सभी वर्ग के लोगों के साथ समान अधिकार दिया जाता है। सभी वर्ग के लोगों के साथ समान अधिकार दिया जाता है, यानी कि सभी को समान अधिकार दिया जाता है। यहां से हमारा डेफिनेशन बना कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। सीधा सा अर्थ है कि किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समाजवाद कहलाता है। आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। समाजवाद का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समाजवाद, कि आखिर सोशलिज्म क्या होता है, हम उसको देखेंगे। समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है, यानी कि एक विचार है, सोच है, जिसके तहत किसी भी वर्ग के लोगों के साथ, किसी भी वर्ग के, यहाँ पे लोगों होगा, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग होते हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना ही समाजवाद कहलाता है। और इसमें सभी वर्ग के लोगों के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है, यानी कि सभी वर्ग, जितने भी जाति, धर्म, समुदाय के लोग होते हैं, यानी कि हमारे समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म एवं अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती है, उनका सोच अलग होता है। लेकिन समाजवाद कहता है कि जितने भी जाति, धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, सभी लोग किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे, ये समाजवाद कहता है। और समाजवाद का पहला प्रयोग, समाजवाद का उदय जो हुआ था 19वीं शताब्दी में 1827 में हुआ था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि जो समाजवाद शब्द है, इसका उदय कब हुआ था, तो याद रखेंगे 19वीं शताब्दी में 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का उदय हुआ था, ठीक है। और एक शब्द है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी विचारधारा, ठीक। समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है सोच, ठीक है। और समाजवादी लोग होते हैं, यानी कि जिन व्यक्ति के मन में समाज के प्रति रहने वाले, यानी कि समाज में जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच भेदभाव की भावना नहीं रहता है, सभी के भलाई के बारे में सोचते हैं, सभी लोगों के भलाई, चाहे वह गरीब, अमीर, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय की ही क्यों ना हो, सभी के भलाई के बारे में सोचते हैं, वे समाजवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं। जैसे जिन व्यक्ति के मन में समाजवाद की भावना का विकास हुआ है, जिन व्यक्ति के मन में समाजवाद की भावना का विकास हुआ है, उन्हें समाजवादी कहते हैं। और ये मजदूरों के बारे में सोचते थे, और इनमें मुख्य समाजवादी विचारधारा वाले लोग, यानी कि कुछ
समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, हम उनका नाम लिखे हैं, जैसे सेंट साइमन। सेंट साइमन एक ऐसे शख्स थे जो गरीब लोगों के बारे में, किसान लोगों के बारे में, मजदूर लोगों के बारे में ये सोचा करते थे, उनके भलाई के बारे में सोचा करते थे, उन्हें उनकी बुराई नहीं करते थे। उसी प्रकार से एक रॉबर्ट ओवेन है। रॉबर्ट ओवेन भी एक समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे, ठीक है। यहाँ है चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये भी समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स नहीं होगा। उसके बाद है एंगल्स, ठीक है, लिखा हुआ है एंगल्स, ये भी समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। ये सारे लोग समाज के सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोचते थे, यानी कि जो लोग जिसका नाम था सेंट साइमन, सेंट साइमन, ठीक है, ये समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। उसके बाद है चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये, ठीक है, चार्ल्स फूरिये। एंगल्स, ठीक है, एंगल्स, एंगल्स, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो समाज में रहने वाले गरीब मजदूर किसान के बारे में सोचते हैं। एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, तो इनमें से कोई रहेगा, या फिर समाजवादी विचारधारा वाले लोगों के नाम लिखें, तो आपको लिखना है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, एंगल्स, फूरियो, चार्ल्स फूरिये, ठीक है। ये सारी समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। उम्मीद है बात समझ में आया होगा कि समाजवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है। तो हमने दो बातें देखा कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसके तहत समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है। समाजवाद शब्द का जो प्रतिपादन यानी कि उदय हुआ था 19वीं शताब्दी में 1827 में हुआ था, याद रखेंगे। एक होता है समाजवादी विचारधारा, यानी कि समाज में गरीब मजदूर के बारे में सोचने वाले लोग, गरीब मजदूर की भलाई के बारे में सोचने वाले लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं। उनके बारे में भी हमने लिखा है। मुख्य समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, एंगल्स, चार्ल्स फूरिये। हो सकता है कि उनमें आप भी हो जो गरीब के बारे में सोचते हो, जो मजदूरों के बारे में सोचते हो। ये नहीं जो सोच रहे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं, नहीं, उसको ऊपर उठाने की बात सोच रहे हो, तो आप भी समाजवादी लोग हुए, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। उसके बाद है उसके बाद है पूंजीपति लोग, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले बात, कुछ बात समझिएगा। एक समय था, एक देश जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में क्रांति हुई। हम लोग पिछले अध्याय में जाने हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़े उसमें जाने हैं कि एक देश जिसका नाम है फ्रांस, ये जो देश है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश जिसका नाम है फ्रांस, जहां पर 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में क्रांति होती है। फिर उसी फ्रांस में फिर क्रांति होती है 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में फिर क्रांति होती है फ्रांस में। हालांकि 1830 में भी क्रांति होती है। 1830 ईस्वी में क्रांति फ्रांस में होता है। ये सारा क्रांति तभी होता है जब वहां के राजा अच्छे से शासन नहीं कर रहे होते हैं फ्रांस में। और जब क्रांति हो रहा था तो क्रांति के दौरान राजा बदल जा रहे थे, राजा को गद्दी से हटा दिया जा रहा था। और उसी दौर में उद्योग धंधे, उद्योगों का विकास हो रहा था। उद्योगों का विकास हो रहा था। हालांकि इन सभी क्रांति के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में अच्छे से वर्णन किया है, उसको एक बार जाकर जरूर देखें।
सभी के बारे में बहुत VBI से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। जाकर के एक बार जरूर देखें इस बात को और अच्छे से समझें। हम लोग जानेंगे कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो दुनिया में औद्योगिकरण का भी विकास हो रहा था। औद्योगिकरण कहने का मतलब होता है उद्योग धंधे अलग अलग देश में लगाए जा रहे थे, उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे थे। एक बात याद रखना, औद्योगिकरण का विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, आप लोग नाम सुने भी होंगे, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं और यहाँ के लोगों को अंग्रेज कहते थे। ये लोग अंग्रेज होते हैं जिन्होंने अलग अलग देशों को, ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों को, ये जो देश है इंग्लैंड, गुलाम बनाया था। ठीक है, तो औद्योगिकरण का जब विकास हो रहा था ना, तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सबसे पहला बात कि उद्योग धंधे कौन लगाएगा, तो उद्योगपति। उद्योगपति कहने का मतलब यह हुआ कि जिनके पास कल कारखाने लगाने के लिए पैसे होते हैं, यानी कि जो अमीर होते हैं, वे लोग कल कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उद्योगपति लोग कल कारखाना स्थापित करते थे। ठीक है, और उस कल कारखाना में यानी कि उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर जाते थे। मजदूर काम करने के लिए जाते थे, यानी कि जब उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे तो उद्योगों में मजदूर काम करने के लिए जाते थे। एक बात याद रखना, जो अमीर लोग थे, उद्योगपति लोग थे, इन लोगों का संबंध डायरेक्ट राजा से हुआ करता था। इन लोगों का संबंध डायरेक्ट राजा से हुआ करता था और राजा इनको विशेष अधिकार दे रखा था। ये अपने अधिकार के आड़ में मजदूरों के साथ बहुत शोषण करते थे। मजदूरों का काफी शोषण किया जा रहा था, यानी कि जो उद्योगों के मालिक यानी कि उद्योगपति, फैक्ट्री के मालिक यानी कि फैक्ट्री के जो मालिक होंगे, जो फैक्ट्री लगाए होंगे, उन लोगों ने मजदूरों पर तरह तरह के शोषण किया। अब वह शोषण कैसे कैसे किया, सबसे पहला बात कि औद्योगिकरण का विकास हो रहा था तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। एक तो अमीर लोग जो उद्योग लगा रहे थे, एक गरीब मजदूर लोग जो कल कारखाने में काम करते थे। सबसे पहला बात कि जो मजदूर लोग थे गांवों से शहर जाते थे काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में, और शहर में उनको काम मिलता था, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में मजदूरों को काम मिलता था तो वे लोग काम करते थे। गांव के लोगों को पैसा की आवश्यकता होती थी और वे कम पैसे पर भी काम करने लगते थे, क्योंकि वे लोग की स्थिति इतनी खराब थी कि वे लोग बहुत ही कम पैसे पर और उनसे जो मन सो करवाया जाता था। फैक्ट्री के मालिक इन मजदूरों का काफी फायदा उठाया। फैक्ट्री के मालिक जो लोग थे, मजदूर जो गांव से जाते थे काम करने के लिए, मजदूरों से देखो क्या क्या शोषण करता था। मजदूरों के साथ इस हिसाब से अत्याचार करता था कि ये जो मजदूर थे, मजदूरों से अधिक समय तक काम कराता था, अधिक समय तक काम करवाता था। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि मजदूरों के साथ इस हिसाब से शोषण किया जा रहा था, अधिक समय तक तो काम करवाया ही जाता था और मजदूरी भी कम दी जाती थी, यानी कि मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था और मजदूरों को मजदूरी भी कम दी जाती थी। मजदूर जो गांव से जाएंगे शहर में, तो शहर में उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, यानी कि उनको रहने के लिए जो आवास चाहिए होगा, वे आवास नहीं होते थे, यानी कि फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को के रहने के लिए घर नहीं दिए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर हुआ करता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता क्या है कि मजदूरों की तबीयत खराब हो जाती थी काम करते करते, तो जो डॉक्टर होते थे, डॉक्टर की सुविधा नहीं होती थी, ना घर की सुविधा था, ना डॉक्टर की सुविधा थी, और जब डॉक्टर की सुविधा भी नहीं थी, मजदूरों के साथ ही काफी अत्याचार किया जाता था।
ठीक है। दुर्लभ स्थिति में भी मजदूरों से काफी घंटों काम करवाया जाता था। ये उद्योगपति लोग मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों की सहायता राजा द्वारा नहीं किया जाता था। मजदूर काफी परेशान हुआ करते थे। तो एक क्वेश्चन बनता है यहां से, एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन है आपका कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ मजदूरों के साथ मजदूरों के साथ कैसा शोषण किया ये क्वेश्चन पूछता भी है, आप इसको याद रखेंगे। तो देखिएगा मजदूरों के साथ कैसा शोषण किया जा रहा था। पूंजीपति लोग मशीनों की खोज के बाद फैक्ट्री, देखिएगा सबसे पहले बात ये चीजें नहीं है, काम पूंजीपति करने आते थे, ये चीजें पॉइंट हम बता दिए हैं, ठीक है। हम जानेंगे, आगे भी जानेंगे कि फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूरों के साथ कैसा शोषण करते थे। तो सबसे पहला बात कि अधिक समय तक काम कराते थे। दूसरा, मजदूरी जो था वे कम देते थे। रहने के लिए घर नहीं था, ठीक है। डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। डॉक्टर यानी कि हॉस्पिटल कह सकते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हुआ करता था। ये सारे मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था और उनसे काफी घंटों काम करवाया जाता था, ठीक है। तो ये था फैक्ट्री के मालिकों द्वारा मजदूरों पर शोषण, ठीक है। यहाँ पर लिखा है समाज को दो भागों में बांट दिया गया। समाज को ये नहीं है, समाज को दो भागों में बांट दिया गया। समझना पहले बात को, ठीक है। समाज को दो भागों में बांट दिया गया, किस हिसाब से जरा ध्यान से देखना। एक है कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद, ठीक है। ये जो समाजवाद है, कहां गया, ये जो समाजवाद है, इस समाजवाद को दो भागों में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने देखा है कि समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसके तहत समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समाजवाद को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखेंगे आरंभिक समाजवाद यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद कहते हैं। इसे यूटोपियन समाजवाद भी कहा जाता है। यानी कि जो शुरुआत के समाजवाद था, जो कार्ल मार्क्स का जब जन्म हुआ था, उससे पहले के जो समाजवाद थे उसको आरंभिक समाजवाद कहते हैं। और एक होता है साम्यवाद, यानी कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को साम्यवाद कहते हैं। इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद या कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को साम्यवाद कहा जाता है। हम जानेंगे आगे की बातें, जैसे जब जब कहा जाता है कि जब जब शोषण किया गया है मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, तब तब उस शोषण से बचाने के लिए किसी का ना किसी का जन्म हुआ है। हम जानेंगे आगे की प्रोसेस कि होता क्या है। जो आरंभिक समाजवाद है, शुरुआत का समाजवाद है, यानी कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद कहते हैं। उसमें क्या क्या बातें हैं जरा हम उसको देखते हैं। आरंभिक समाजवाद में क्या क्या बातें हैं जरा हम उसको देखते हैं।
कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को आरंभिक या यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो समाजवादी लोग होते हैं, जो समाजवादी लोग होते हैं, जो समाज के सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, जो समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचते हैं, उन्हें समाजवादी कहते हैं। और सबसे पहला समाजवादी, सबसे पहला जो आरंभिक समाजवादी जिनका नाम है सेंट साइमन। सेंट साइमन, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, ठीक है, कि सबसे पहला समाजवादी, सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन। याद रखना यह बात, सेंट साइमन थे। सेंट साइमन का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए। यानी कि जो सेंट साइमन, यूटोपियन विचारधारा वाले जो सेंट साइमन थे, इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। इस विचार में बताया कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको उनकी योग्यता, यानी कह रहे हैं कि उनके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और उस काम के अनुसार उन्हें उनकी मजदूरी यानी कि वेतन मिलना चाहिए। ये किनका कथन था, तो सेंट साइमन का। ठीक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार मजदूरी। तो आपका आंसर होगा सेंट साइमन। सेंट साइमन। और एक बात याद रखना, जितने भी यूटोपियन समाजवादी लोग होंगे वो सारे के सारे औद्योगिकरण के खिलाफ होते हैं। यानी कि स्पष्ट है कि सेंट साइमन भी औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे और आरंभिक समाजवादी जितने भी लोग होंगे सभी के सभी औद्योगिकरण के खिलाफ होते हैं, खिलाफ थे। जितने भी यूटोपियन समाजवादी थे उन्हें वे औद्योगिकरण के खिलाफ थे। एक बात और याद रखना, यूटोपियन समाजवादी का अर्थ होता है पुराने समय के समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। दूसरा बात हम लोग जानेंगे, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद या साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम साम्यवाद कहते हैं, हम उसको भी देखेंगे। लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यानी कि जो साम्यवाद शब्द है, इस साम्यवाद का जो जनक थे, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, हम कार्ल मार्क्स के भी बारे में जानेंगे कि आए कार्ल मार्क्स होते कौन है, कार्ल मार्क्स कौन थे, इनका क्या रोल है साम्यवाद में, हम उसको जानेंगे। जानते हैं कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर अत्याचार किया, मजदूरों को मजदूरी कम देते थे, समय से ज्यादा काम कराते थे और मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है, ये था कब, ये पॉइंट है, हम अभी जस्ट बताए हैं कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा कैसा अत्याचार किया। ये क्वेश्चन जो हम लिखे थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक जो बातें हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बातें हैं, इस बात का क्वेश्चन आप ऐड कर लेंगे कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार किया। फैक्ट्री के, यहाँ पर लिख देते हैं, फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार किया। तो हम इसको एक स्लाइड ही बना देते हैं, क्वेश्चन नहीं है, हमारे टेक्निकल टीम इसको पॉइंट में ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन है, फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा शोषण किया, हम उसको जानेंगे। तो इसका आंसर होगा कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ निम्नलिखित तरीकों से शोषण करते थे। पहला होगा कि
अधिक समय तक काम कराते थे, अधिक समय तक काम कराते थे। दूसरा, मजदूरी कम देते थे, मजदूरी कम देते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, रहने के लिए घर नहीं था, रहने के लिए, किसके रहने के लिए? मजदूरों के लिए, मजदूरों के रहने के लिए घर नहीं था। चौथा, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं था, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं था। ठीक है। विभिन्न तरह के अत्याचार करते थे फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के साथ। तो ये था हमारा पॉइंट, हम उसको देख लिए। ठीक है। तो पॉइंट था कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार किया, तो सबको देख लिया, आप लोग देख लेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट है साम्यवाद। एक कहावत है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेवेला। वैसा ही कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। इस धरती पर अत्याचार बढ़ रहा था, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ रहा था, और जिस प्रकार जो एक मूवी भी निकला था जिसमें एक रॉकी भाई करके होते हैं, एकदम रॉकी भाई की तरह भी एंट्री होगी साम्यवाद में कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स भी वैसा ही दिखते थे, दाढ़ी भी वैसा ही, लुक भी वैसा ही, और हम उनको दिखाएंगे भी कि साम्यवाद आखिर कार्ल मार्क्स दिखते कैसे थे। हम जानेंगे साम्यवाद के बारे में। तो आइए हम थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। जो साम्यवाद है, साम्यवाद क्या है, जरा हम उसको देखेंगे। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। याद रखना, समाजवाद और साम्यवाद का ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, लेकिन साम्यवाद और समाजवाद, पहले ही लिखा हुआ था साम्यवाद और वर्सेस समाजवाद, साम्यवाद और समाजवाद में डिफरेंस ये है, जरा ध्यान से देखना। साम्यवाद जब समय चल रहा था, उस समय जो परिवर्तन होता था वह धीरे धीरे परिवर्तन होता था साम्यवाद के समय में। और जब समाजवाद के समय में, और जब साम्यवाद आया यानी कि कार्ल मार्क्स का जब एंट्री हुई, रॉकी भाई की जब एंट्री होती है, तो समाज में अचानक परिवर्तन आया। और साम्यवाद हिंसा भी करता है, यानी कि अपने हक के मांग के लिए सच्चाई करता है, सच्चाई के लड़ाई में वे हिंसा भी करता है। लेकिन समाजवाद धीरे धीरे परिवर्तन लाता है और ये लड़ाई नहीं चाहता है। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साम्यवाद कहता है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, उस पर मेरा हक है, तो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े, साम्यवाद कहता है। और साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद के जो जनक हैं, साम्यवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। याद रखना, हम कार्ल मार्क्स के जीवनी को भी जानेंगे कि आखिर कार्ल मार्क्स का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी, और इनका जीवनी में क्या क्या अहम रोल रहा है, हम उसको जानेंगे। आइए, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद व्यवस्था में समाज में अचानक हिंसा के तरीके से परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये साम्यवाद का डेफिनेशन हो गया। एग्जाम में पूछता भी है कि साम्यवाद क्या है, तो आप इसको लिखेंगे, डेफिनेटली है कि पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक, हम उसको जानेंगे। अब एक शख्स जिसका नाम है रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, रॉबर्ट ओवेन साहब है ये। ठीक है, और ये इंग्लैंड के हैं। बहुत अच्छा उनका मुंह भी है, नाक भी है, देख लीजिए इनको।
और अच्छा से इनको देख लीजिएगा, ये है रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, हम इनकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। ये है रॉबर्ट ओवेन और इनको बनाए थे गांधी जी। ठीक, इनको चश्मा ही पहना दिए, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा रॉबर्ट ओवेन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो रॉबर्ट ओवेन है, उनकी थोड़ी सी कथा जानेंगे। आपको पता होगा कि एक देश जिसका नाम है इंग्लैंड, ये जो इंग्लैंड देश है ना, इस इंग्लैंड देश में रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद के जनक कहा जाता है। याद रखेंगे थोड़ा सा रॉबर्ट ओवेन के बारे में, हमने एक स्लाइड में देख लेना है। एक शख्स नाम है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के समाजवादी थे, इंग्लैंड के थे। कोई पूछे ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले, तो आपको आंसर करना है इंग्लैंड। और रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद के जनक कहा जाता है, समाजवाद के जनक कहां पर? इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। आपको आंसर याद रखना है। आपसे पूछे कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे, तो याद रखना रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद के जनक कहा जाता है। और रॉबर्ट ओवेन भी अत्याचारियों के अत्याचार से मिटाने के लिए जन्म लिए थे। याद रखना, अत्याचारी मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहे थे। जब फैक्ट्री को स्थापित किया जा रहा था, तो पूंजीपति लोग मजदूरों के साथ काफी शोषण करते थे। ये लोग काफी शोषण करते थे पूंजीपति मजदूरों के साथ। ये रॉबर्ट ओवेन ऐसे समाजवादी थे, इनको यह सहन नहीं हो सका और इन्होंने इंग्लैंड में एक कारखाना का निर्माण किया जिसका नाम रखा आदर्श कारखाना। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट ओवेन ने आदर्श कारखाना खोला और इसमें मजदूरों के लिए काफी छूट दिया। यानी कि मजदूरों के साथ आदर्श जो कारखाना खोला गया, इसमें जो मजदूर काम करते थे इनको काफी तरह के छूट दिया गया। यानी कि देखिए, आदर्श जो कारखाना था जिसे रॉबर्ट ओवेन ने स्थापित किया था, मजदूरों के साथ कैसे कैसा छूट था। तो जो मजदूरों के साथ अदर कारखाना में अत्याचार किया जाता था, वो सारे छूट यहाँ मिलते थे। जैसे मजदूरों के साथ कम समय तक काम कराया जाता था, यानी कम काम करवाया जाता था। दूसरा, मजदूरी था वह ज्यादा था, अधिक था। ठीक है, रहने के लिए उन्हें सुविधा भी था, घर भी था, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होती थी, हॉस्पिटल की भी सुविधा दिया गया था। ये सारे सुविधाएं मजदूरों को प्राप्त होने लगा। सारे मजदूर पलायन करने लगे आदर्श कारखाना में। ठीक है, आदर्श कारखाना में। तो ये थे रॉबर्ट ओवेन। हम उनको जानेंगे थोड़ा सा कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे। तो लिखिएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। वे एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। उनका मानना था कि औद्योगिकरण के विकास के फलस्वरूप मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इन्होंने आदर्श कारखाना खोला जिसमें मजदूरों के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए। ये इंग्लैंड के उद्योगपति भी थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी और मजदूरों के लिए बदलाव किए। इन्होंने एक कारखाना खोला जिसका नाम था आदर्श कारखाना। देखिए, मजदूरों के साथ क्या क्या परिवर्तन किया, क्या क्या बदलाव किया। मजदूरी कम दिया, मजदूरी को बढ़ा दिया। जितने भी काम करने वाले मजदूर थे उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया। काम के घंटे को कम कर दिया गया। देखो, सुविधा दिया गया है कि काम करने का जो घंटा है उसको कम कर दिया गया। रहने के लिए जगह और अस्पताल की सुविधा दिया गया। यानी कि मजदूरों के साथ ये अच्छा काम किया जा रहा था। और मजदूरों के बच्चों के लिए भी सुविधा दी गई। यानी कि बच्चों के लिए सुविधा क्या दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है, स्कूल खोला जाएगा,
पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आदर्श कारखाना में मिलने लगा और ये सारे कार्य रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आपको इस बात को लिख लेना है, काफी इंपोर्टेंट है, वीवीआई भी है। उसके बाद है साम्यवाद। क्या है, इसको हम लोगों ने देखा है कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज में किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। साम्यवाद समाज में अचानक परिवर्तन लाना चाहता है, चाहे वह हिंसक तरीका ही क्यों ना हो। इस बात को हम लोगों ने जाना भी है, आप लोग इसको एक बार और देख लेंगे। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, हमारे रॉकी भाई यानी कि कार्ल मार्क्स, ये जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इन गुलामी के जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी के जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि जो जंजीर था गुलामी का, वह मजदूरों के साथ था और उन जंजीर को खोलना चाहते थे कार्ल मार्क्स। यहाँ पे लिखा भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि किसने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। गुलामी के जंजीरों के सिवा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ये है हमारे रॉकी भाई कार्ल मार्क्स। याद रखना, हमारे जिंदगी में ये हमारे नहीं, काफी बेहतरीन आदमी है। इनकी जीवनी अगर पढ़िएगा तो काफी आनंद भी आएगा और काफी अच्छा आदमी होंगे। और ये रहे कार्ल मार्क्स, देखिएगा रॉकी भाई की तरह इनकी भी दाढ़ी है, ठीक है, एकदम मूछे भी है अपना, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स हैं, ठीक। और ये है कार्ल मार्क्स रॉकी भाई की तरह, जैसे मूवी में है ना, रॉकी भाई की जब एंट्री होती है एकदम दाढ़ी में, तो पूरा माहौल एकदम बन जाता है। उसी तरह से कार्ल मार्क्स की भी एंट्री होगी और कार्ल मार्क्स का जब एंट्री होगा तो फिर उद्योगपति और कल कारखाने के मालिकों की वाट लगने वाली है। हम जान लेते हैं थोड़ी सी कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। ये जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है, जर्मनी में होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। और जर्मनी में एक जगह, ठीक है, राइन प्रांत, राइन प्रांत, और राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में होता है और उनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में होता है। 5 मई 1818 ईस्वी में होता है। तब तक फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के साथ चरम सीमा तक अत्याचार कर रहे थे और तभी दौर में रॉकी भाई यानी कि कार्ल मार्क्स की एंट्री हो जाती है। और रॉकी भाई का जैसे ही जन्म हुआ, कुछ समय बाद दुनिया की मानचित्र ही बदल गया। आइए कार्ल मार्क्स की जीवनी को हम जानेंगे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। एक पॉइंट और जानेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो आपका आंसर होगा जर्मनी। आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं एकदम फटाफट आंसर करते रहिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कमेंट में जल्दी लिखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और याद रखना, कार्ल मार्क्स जो स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में इनको दोस्ती हो रखी थी एक लड़की जिसका नाम था जेनी। ओए होए जेनी। कार्ल मार्क्स को जो दोस्ती थी जेनी से था, बचपन में ही दोस्ती थी, ठीक है। और ये भी समझिए कि रोमियो थे, रोमियो, ठीक है। देखिए जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का विवाह उनके बचपन के मित्र जेनी से हो जाता है और कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 ईस्वी में होता है। कार्ल मार्क्स का विवाह अब उनके बचपन के मित्र जेनी से होता है। कार्ल मार्क्स का विवाह उनके बचपन के मित्र जेनी से होता है 1843 ईस्वी में,
ठीक है। और 1843 ईस्वी में इनका विवाह हो जाता है। जेनी से इनके बचपन के मित्र होती हैं ये, जेनी इनके बचपन के मित्र होती है और प्रेम प्रसंग में पड़ के शादी कर लेते हैं। और शादी के एक साल बाद कुछ कारणों से घर छोड़ देते हैं, यानी गृह त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। यानी कि 1844 ईस्वी की बात है, 1844 ईस्वी में यह गृह त्याग दिए। और गृह त्याग दिए यानी कि गृह त्याग, और त्यागने के बाद फेडरिक एंगल्स से मुलाकात की। ये मत जानिएगा एक और इनका दोस्त बन गए जिनसे शादी होगी, नहीं नहीं, इनसे मुलाकात की ये पुरुष है भाई, फेडरिक एंगल्स, ठीक है। फेडरिक एंगल्स से मुलाकात की और इनसे दोस्ती हो गई। दोस्ती काफी गहरी रही और 1844 में जब इन्होंने गृह त्यागा, फेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई, तो 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बनता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो याद रखना साम्यवादी घोषणा पत्र फेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिल करके जारी किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, तो 1848 ईस्वी में। यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट एक घोषणा पत्र था जिसमें बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी और उसे जारी करने वाले कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स, ठीक है। कब, तो 1848 ईस्वी में। फिर समय बीतता चला गया, दौर रुका नहीं, आगे समय जा रहा था और उसी दौर में 1867 आ जाता है। 1867 आ जाता है और 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इस बात को याद रखना। और दास कैपिटल की रचना किसने की, तो याद रखेंगे दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कब करी गई थी, 1867 ईस्वी में। फिर जानते हैं आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है और कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में लंदन में हो जाती है, लंदन में हो जाती है, इंग्लैंड में हो जाती है कार्ल मार्क्स की मृत्यु। उम्मीद है कार्ल मार्क्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, तो ये सारी बातें लिखे हैं, इस पॉइंट को आप फटाफट लिख देंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलने वाला है। अब आती है तो कार्ल मार्क्स यानी कि रॉकी भाई की जीवनी हो गई। अरे फिल्म वाला रॉकी भाई मत समझ लेना भाई, फिल्म वाला रॉकी भाई नहीं है, ये कार्ल मार्क्स है। ये इतिहास रच दिया अपने जीवन में, आप भी अपने जीवन में इतिहास रचें, बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद आता है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, ठीक है। ये लोग कार्ल मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनके पास भी गजब की दाढ़ी होती थी और हेयर भी देखो तो वैसा ही, हाँ आगे का तो हेयर गायब है, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहे होंगे कार्ल मार्क्स। हमारे रॉकी भाई देखो देखो, ये रही इनकी दाढ़ी, दाढ़ी की तो फिर कमी ही नहीं थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स है और थोड़ी सी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को हम लोग जानेंगे, ठीक है भाई। कोई कमेंट ऐसा मत कर देना कि कार्ल मार्क्स के दायित्व को भी हनन करे, ये कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी, नेक आदमी थे, ठीक। कार्ल मार्क्स का कुछ सिद्धांत हुआ करता था। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या होता था, जरा हम उसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखें। कार्ल मार्क्स ने अपने बातों को कुछ कहा है, इनका कुछ सिद्धांत था, इनका कुछ मानना था, इनका कोई कुछ एक्सपेक्टेशन हुआ करता था इस दुनिया से, इन्होंने कुछ बात कहा है इस संसार को, उसको हम लोगों ने देखना है। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, उन्होंने क्या क्या कहा था अपने जीवन में, उनका महत्व मतलब देखना है। और कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था हम उसको देखेंगे। सबसे पहला कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसके बारे में भी हमको बहुत अच्छे से जानना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष मतलब कि जितने भी लोग अत्याचार कर रहे हैं गरीबों के साथ, उनसे वो छुटकारा दिलाना चाहते। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या,
और मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये कार्ल मार्क्स के 5 गो सिद्धांत थे। कार्ल मार्क्स ने 5 गो अपना सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखें, तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को निम्नलिखित चरणों में बांटा। याद रखें कि कार्ल मार्क्स ने 5 चरण में बांटा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 चरण में बांटा है, लेकिन बोला कि छठा चरण भी आएगा। कार्ल मार्क्स ने इस इतिहास को, इस दुनिया को 5 चरणों में बांटा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि छठा चरण भी आएगा, जिसे मजदूर लेकर के आएंगे। छठा दौर भी आएगा जो मजदूरों का होगा, अमीरों का नहीं होगा, गरीबों का नहीं, वो मजदूरों का होगा, जिसमें किसी की बस नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का बस चलेगा। हम जानेंगे कार्ल मार्क्स की जो परिवर्तन है, इतिहास वो चरण है जिससे बांटा है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है आदिम साम्यवाद युग। आदिम साम्यवादी युग यानी कि पुराने समय में जो युग था उसको 1 नंबर में दिया, यानी कि आदिम साम्यवादी युग में कार्ल मार्क्स ने इतिहास को बांटा। दूसरा है दास्ता युग। दास्ता युग कहने का अर्थ होता है कि एक समय था जब राजा महाराजा अपने दासी को रखते थे अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, उनसे कुछ भी काम करवाया जाता था, दास बना के रखा, गुलाम बना करके रखा जाता था, उसको बोलेंगे दास्ता युग। उसके बाद आया सामंती युग, जिसको बता दिया गया। सामंती युग में होता क्या था कि राजा महाराजा अमीरों को विशेष अधिकार दे देते थे और वो अमीर गरीबों के साथ अत्याचार करता था, वे दास्ता युग कहलाया। पूंजीवादी युग, उसके बाद आया फैक्ट्री के मालिक लोग फैक्ट्री लगाने, यानी कि औद्योगिकरण का विकास हुआ और गरीबों के साथ अत्याचार किया जाने लगा, ये पूंजीवादी युग कहलाया, ठीक है। दूसरा है कि समाजवादी युग। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी युग के बाद समाजवादी युग आएगा, जिसे वर्गहीन समाज कहा जाएगा और जिसमें मजदूरों का शासन होगा। यानी कि हमने जाना क्या 1 2 3 ये 4 होगा, ये 5, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मई 1890 में मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल किया और यही कारण है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखना यहाँ पर 1 मई होगा, यानी कि 1 मई 1890 ईस्वी में मजदूरों द्वारा अमेरिका में हड़ताल किया जाता है। मजदूरों द्वारा अमेरिका में हड़ताल किया जाता है और यही समय से 1 मई से, यानी कि 1990 में मजदूरों द्वारा पहली बार हड़ताल किया गया और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1890 ईस्वी में मजदूरों ने शोषण कर रहे अत्याचारियों के विरोध में हड़ताल किया था। उम्मीद है बात समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूरोपियन समाजवादी से क्या समझते हैं। ये यूरोपियन नहीं है, यूटोपियन है, ठीक है। यूटोपियन समाजवादियों के विचार को लिखें। यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को लिखें, यानी कि यूटोपियन कहने का अर्थ होता है जो पुराने समय के समाजवादी लोग थे। कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी लोग थे उनके कुछ विचार हुआ करते थे, वो जो विचार हुआ करता था, उनका कुछ मानना होता था, उनको हम जानेंगे। कई बार आपके भी घर में आपके कुछ सदस्य घर में बैठे होते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात भाषण मारेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा भाई, लेकिन बड़ा बड़ा आपके सामने बैठेगा और बोलेगा कि फलानवा का बेटा ये कर रहा है, उतना पढ़ने में तेज है, रात दिन पढ़ता है, लेकिन भरे बोलता है कि कुछ नहीं करता तो क्या है। लेकिन बड़े बड़े लोग अपना बड़ा बड़ा बात ठाकी मारते हैं। वैसा ही यूटोपियन जो विचारधारा वाले लोग थे, फेंकते थे, खाली वो फेंकते थे एकदम से, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि हम लोग जानेंगे
कि यूटोपियन विचारधारा वाले लोग क्या क्या बातें फेंकते थे, हम उसको जानेंगे। क्या क्या विचारधारा था, क्या क्या बातें उन लोगों को जो ऐसा लगता था कि कहना चाहिए, बस कह देना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, केवल कह देने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। लेकिन ये समाजवादी लोग थे, यूटोपियन लोग, सिर्फ कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, भाई करो तो, लेकिन करते नहीं थे, केवल कहते थे। आइए यूटोपियन समाजवादियों के विचार को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन समाजवादियों के विचार इस प्रकार हैं। पहले यूटोपियन समाजवादी हैं, कैसे नंबर दिया, ये आंसर है, ये एक नंबर है। पहले यूटोपियन समाजवादी हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन, आइए सेंट साइमन का क्या विचार था हम उसको देखिए। सेंट साइमन के बारे में अभी जस्ट जाने हम लोग। इन्होंने समाजवादी विचारों को काफी आगे बढ़ाया। इनका मानना था कि राज्य और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि कोई एक दूसरे का शोषण ना करे। हालांकि विचार अच्छा देते थे, बस विचार देते थे। इन्होंने, सेंट साइमन ने कहा था कि अपने राज्य, अपने देश, अपने समाज को इस तरह से बनाओ, इस तरह से व्यवस्थित करो कि लोग एक दूसरे का शोषण ना करें। ये सेंट साइमन ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक यूटोपियन विचारक हैं जिनका नाम है चार्ल्स फूरिये। ओए फूरिये, चार्ल्स फूरिये ने भी विचार दिया था। और चार्ल्स फूरिये ने जो विचार दिया था जरा हम उसको देखेंगे। ये भी यूटोपियन विचारक थे। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अगर कस्बा में रहता है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति अगर किसी नगर या कस्बा में रहता है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। यानी कि इनका भी विचार सही है, एकदम बैठे नहीं रहना चाहिए निठल्ले की तरह। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर, किसी गांव, किसी मोहल्ला, किसी नगर, कहीं भी रहता हो तो उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि उसका विकास हो सके। किनका मानना था? तो चार्ल्स फूरिये का। ठीक है, अच्छा विचार, आप भी बड़े बड़े विचार देते होंगे, भले कुछ करते नहीं होंगे बट विचार तो बड़े बड़े देते होंगे कि ऐसे होना चाहिए। ऐसे यहाँ तक समझो कि आईपीएस ही है, ऐसा विचार देते हो वो छोटों को, भले अपने पर ना हो तो क्या है, लेकिन विचार बड़े बड़े देते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर है, जरा हम उसको देखते हैं। लुई बला। लुई बला, वे बला, ये बला थे, इन्होंने भी काफी अच्छा विचार दिया था। जरा हम उसको देखेंगे। इनका मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे। केवल ये नहीं है, समर्थक लिखा हुआ है, ये समर्थक नहीं होंगे। यूटोपियन विचारधारा वाले जितने भी लोग होंगे ये समर्थक नहीं होंगे, ये यूटोपियन विचारधारा वाले औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। यूटोपियन विचारधारा वाले लोग सभी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। ये धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ये थे यूटोपियन समाजवादी। इसका स्क्रीनशॉट या इसे नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, आपको अगर किसी बात को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके आगे का लेक्चर हम लोग आगे करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। बाकी धन्यवाद।